नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल में जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो वहाँ दंगे हो रहे हैं। न्यूज में आप सभी ने देख लिया होगा। जेनजी प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं वो वहाँ हो रहा है, ऐसा हमें जानकारी है। और वहाँ पर क्यों पुलिस लोगों को मार रही है, क्यों पुलिस ही जो रक्षक होती है किसी भी जगह पर, किसी भी सरकारी व्यवस्था में, वही भक्षक क्यों बन गई है। साथ ही साथ वहाँ पे जितना हमें पता है कि जेनजी प्रोटेस्ट है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। प्रोटेस्ट बहुत स्मॉल लेवल पे था, वो बड़े लेवल पे हो गया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा एंड तक, आपको सारी जानकारियां क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ क्यों नेपाल के जो नेता हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, नेता, राज्य मंत्री, मंत्री और जितने भी तमाम पब्लिक के पदाधिकारी कथित तौर पर जो होते हैं, वो जैसे भी उनको व्यवस्था मिली उस व्यवस्था को देखकर जल्द से जल्द वहां से क्यों भागे, इन सारे रीजनों का भी हम पता करेंगे इस वीडियो में। ये जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इस प्रोटेस्ट के पीछे, वो जेनजीज ना होकर, जेनजीज की प्रॉब्लम यानी कि जो एप्स बैन है, सोशल मीडिया उधर बैन किए हैं, वो प्रॉब्लम ना होकर एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार कहते हैं। नेपाल में इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि गिरिबंधु करके करप्ट कांड वहां पर हुआ है, भ्रष्टाचार का कांड हुआ है। एक वहां पर ललिता हाइट्स करके कांड हुआ है, ओरिएंटल घोटाले हुए हैं, और लगभग 12 से 1500 करोड़ के बीच का एक एयरपोर्ट बन रहा था, उसमें घोटाला हुआ है जो चाइना की मदद से बन रहा था। चाइना का भी इसमें अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ हर देश के बर्बाद होने की तरह जैसे अमेरिका का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा कारण होता है। यहाँ भी अमेरिका का अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा कारण है। तो गिरिबंधु हो, चाहे वो ओरिएंटल हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के घोटाले हों, इन सबका टोटल अगर करने बैठा जाए तो लगभग 2 से 4 लाख करोड़ के घोटाले हैं। कोई 70,000 करोड़ का है, कोई 90,000 करोड़ का है, कोई 1400 करोड़ का है। ऐसे घोटाले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पे करप्शन नेपाल में हो रहा था। देखिए, जब भी कहीं किसी देश में, किसी भी छोटे या बड़े देश में इस लेवल के, खासकर जो नेपाल जैसा छोटी इकोनॉमी है और ये चारों तरफ से लैंड से लॉक देश है, ठीक है, जिसके पास समुद्री सीमाएं नहीं होती हैं, समुद्र तट नहीं होता, और लैंड लॉक पोजिशन में वो देश होते हैं। एक तरफ इसके इंडिया है, दूसरी तरफ इसके चाइना, दोनों बड़े देश। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है करप्शन के एवज में और करप्शन के सिलसिले में, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की हो जाती है कि आम जनता पे प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और आम जनता पे प्रभाव इसमें इस लेवल पे पड़ा कि आम जनता हो गई ग्रसित। और इसमें जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनको तक फीस भरने में अपना काम करना पड़ा, कहीं जॉब करना पड़ी, कहीं उधार लेकर, कुछ इस तरीके से इनको अपनी फीस देना पड़ी। और ऐसी स्थिति इन पर आ गई कि क्राइसिस जो फाइनेंशियल आए वहाँ पर जो स्टूडेंट के ऊपर स्थिति पड़ रही थी, वो लोन में जा रहा था। और देखिए, जब पढ़ाई लिखाई तक के लिए इतना समस्या उनको आ रही थी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल फीस देने के लिए उनको करना पड़ रहा था, तो नेपाल का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और बेरोजगारी ऑब्वियस सी बात है, ये सब होगा तो बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और नेपाल बहुत छोटा देश है, नेपाल में उतने संसाधन नहीं है जितने हमारे देश में और किसी देश में है। वो कुछ कुछ लोग कर सकते हैं, बट वहाँ इतने संसाधन नहीं है। यूथ परेशान होकर प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आया। नेपाल में जो रेवेन्यू बन रहा था, मोस्टली जो नेपाल के युवा वर्ग हैं वो बाहर जाके, आपने और मैंने सभी ने ये चीज देखी होगी, जो शेफ होते हैं कई सारे आपको नेपाली मिल जाएंगे। आर्मी में गोरखास भी होते हैं, नेपाल के ही आसपास के होते हैं। और अन्य छोटे छोटे काम जो है, यदि आर्मी को छोड़ दिया जाए तो नेपाली प्रॉपर सिटीजन इंडिया में आके करता है और यहाँ से पैसा कमाता है, कमर तोड़ के पैसा कमाता है। देखिए, घर से बाहर रहकर कोई भी इंसान अपने देश से, घर से बाहर रहकर, वो चाहे जितना पैसा कमाए, उसका स्ट्रगल बराबर होता है, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से दूर है। और उसका वो स्ट्रगल हम आप उस लेवल पर नहीं समझ सकते, क्योंकि घर से बाहर रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर जब आपको कमाई करना हो, मेहनत करना हो। और इस सब चैलेंज के बाद पैसा कमाकर जैसे तैसे जो नेपाली थे वो अपने देश को बचाने के लिए वहां पर पैसा भेजा करते थे। और अभी तक जो सिस्टम चला रहा था, वो सिस्टम कुछ इस तरीके का था कि वहां पर पैसा पहुंचता था, और पैसा आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन भी डिपार्टमेंट्स में, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सर्वोच्च जो वहाँ के नेता होंगे उनके थ्रू ही होगा। जैसा भी वहाँ शासन होगा, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ शासन होगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेपाल में समस्या ये थी कि ये पैसा पहुंच तो रहा था, लेकिन आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। इसी रीजन की वजह से यहाँ करप्शन भी बढ़ रहा था। पैसा जो आता था उसको खा लिया जाता था,
वहाँ के नेता इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा करते थे और यही सब करप्शन को जन्म देता है। और वहाँ के जो बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, वो सब बाहर पढ़ते थे और तरह तरह की अय्याशियां करते थे। और उस चीजों का पता जो आम पब्लिक है उनमें सोशल मीडिया के थ्रू लग गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही जो नेताओं के बच्चे वगैरह थे फोटो खींचकर डालते थे और उन सबको इस चीज की जानकारी उस लेवल पर नहीं उनकी बुद्धि चली होगी कि अगर ये पता चलेगा तो क्या होगा उस देश में जहाँ हमारे परिवार का कोई व्यक्ति राज कर रहा है, नेता है या सरकार में मंत्री है, जिस देश में हमारे युवा परेशान हो रहे हैं और हम ऐश कर रहे हैं उन्हीं युवाओं के पैसे से। सोशल मीडिया का इशू बैन करने का इशू यहीं से शुरू होता है नेपाल में। और आप नेपाल में जो युवा है उसकी मजबूरी का अंदाजा कमाई के लिए, रोजगार के लिए इस लेवल, इस विचार से, इस कृत्य से लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी तो रशिया की तरफ से जो यहाँ के युवा थे कुछ महीना डेढ़ महीना की 30 35 40 दिन 50 दिन की ट्रेनिंग मात्र लेकर यूक्रेन से लड़ने के लिए वहाँ खड़े हो गए रशिया की ओर से, पैसा कमाने के लिए और अपना एहसान उनके ऊपर किया। इस लेवल का नेपाल में समस्या है जो आम जनमानस से यूथ है उनके लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सोशल मीडिया का जो इश्यू है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्यों आगे चल के बैन होगा, ये भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। देखिए, जो राजतंत्र हटा के लोकतंत्र नेपाल में बना था 2008 में, तो कुछ पार्टियां थी जिनका वहाँ मेन दबदबा था। ये आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं, उनके फ्लैग्स देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र तो ये राजतंत्र से कन्वर्ट होकर बन गया था, डेमोक्रेसी ये बन गया था, लेकिन यहाँ पर 3 नेताओं का मेन दबदबा था, देबुआ, ओली और प्रचंड। ये 3 नेता ये एक लूप में एक दूसरे को बना रहे थे और एक दूसरे को लूप में नाम का एक लोकतंत्र कर रखा था। और उसमें एक हटता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, फिर पहले का नंबर आ जाता था। तो ऐसे ये नेतृत्व संभाल रहे थे उधर पर अपनी मनमानी के हिसाब से। ये इस सब में होता गया है, जो मैं आपको बात बताई थी मीडिया वाली, यानी कि सोशल मीडिया वाली, उस पर जो लग्जरी लाइफ की फोटो वगैरह डाल रहे थे जो नेता थे उनके बच्चे वगैरह, जनता के हाथ ये सब लग गया और इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा सोशल मीडिया के ही थ्रू। अब आप विचार करिए, एक तरफ जो जनता है देश की वो भूखी मर रही है, उनके जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, वो जाके दूसरे देश में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, या उनके परिवार उजड़ रहे हैं। और एक तरफ वो नेता हैं जिनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उन पैसों से जो लोग अपने परिवार उजाड़ दिए, अपने देश की आन बान के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने रोजमर्रा के लिए कि हमारा परिवार जी पाए यंग एज में। तो एक बुरा लगता है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वही इधर पर हुआ और सोशल मीडिया पर जब इनका प्रोटेस्ट होने लगा तो सरकार ने, जो नेपाल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जाके साफ साफ बोला कि सोशल मीडिया के हैंडल्स थे उन सबके सीईओ से, उन सब लोगों से बात की और एक टॉपिक पर आए, अपने अधिकारियों से बात की, उनको बोला कि एक ऑफिसर नियुक्त कर दीजिए इन सबको कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए। 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने रिमाइंडर दिया। टिकटॉक सिर्फ एक ऐसा ऐप था जिसने एक कोई ऑफिसर नियुक्त कर दिया था, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बैन नहीं किया। बाकी जितने अभी सोशल मीडिया के हैंडल्स थे, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ यहाँ पर बैन कर दिया। एक्स यानी कि ट्विटर, पूरा सब बैन कर दिया इधर पे। और यही रीजन था कि वहाँ पे सब कुछ बैन किया गया, जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं, टिकटॉक को छोड़कर, एक्सेप्ट टिकटॉक। अब देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका काम सोशल मीडिया के बगैर क्लोज टू इम्पॉसिबल है। सोशल मीडिया अगर बैन हो जाता है, सबसे ज़्यादा समस्या आज की डेट में, खासकर लॉकडाउन के कोविड के बाद अगर आती है, तो वो आती है यूथ को, जो पढ़ाई कर रहा है, उनकी क्लासेस हैं, उनके तरह तरीके के जो उनके गुरु उनको वर्चुअली बताते हैं, उसकी जगह पर वो मोबाइल से पता कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं, वो चीज़ ही नहीं, किताब खोलने की आदत किसी को रहने की। और दूसरी चीज़, वहाँ पर यूथ था वो परेशान इतना ज़्यादा हो गया इस सबसे कि उन्होंने फिर अपने हाथ में पूरा दारोमदार ले लिया और सब के सब जो है आ गए वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। यूथ था वो प्रोटेस्ट करने के लिए उधर आ गया। और नेपाल की जो गवर्नमेंट थी, इतनी क्रूरता से उनको आदेश आया। पुलिस पहले तो रोक रही थी सबको, नहीं कुछ कर रही, लेकिन पुलिस के हाथ तो बंधे हुए होते हैं। पुलिस देखिए, पुलिस ही क्या, कोई भी विभाग हो सरकार का गुलाम होता है, ये आप मान के चलिए। गवर्नमेंट जिसकी है, पुलिस भी उसी की है और सब कोई उसका गुलाम होता है। और ये जो सर्विसेज होती है, इसका नाम ही है नौकरी।
ठीक है, नौकर होते हैं सरकार के, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, इसलिए उनको ऑर्डर आया और उन्होंने गोलियां चलाई। ऑर्डर ये था कि गोली चला दीजिए, और गोली नॉर्मली क्या होता है, आंसू गैस चलाए जाते हैं किसी भीड़ को काबू करने के लिए, उसको वहां से तितर बितर करने के लिए, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको हटाने के लिए। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन अगर हो जाती है तो पाँव पर रबड़ की गोली मारी जाती है, जिससे कि नुकसान उतना नहीं होता, लेकिन इंसान प्रोटेस्ट करने लायक नहीं रहता काफी दिन तक। लेकिन यहाँ वो भी नहीं किया गया, यहाँ सीधे यहाँ माथे में गोली मारी गई, बच्चों के माथे में गोली मार दी गई। जो यूथ था जो प्रोटेस्ट कर रहा था उनके माथे में गोली मारी, और माथे में गोली लगने के बाद कोई चांस नहीं होता है, 1% से कम भी चांस अगर नहीं रह जाता है कि कोई जिंदा बचेगा, तो तुरंत सबको खत्म कर दिया गया। और इस वजह से जो वहाँ की पब्लिक थी वो भड़क गई, और पब्लिक का बोलना ये था कि करप्शन को बंद करो, करप्शन को ही बंद करना चाहिए, जिस वजह से देश परेशान है। आपने सोशल मीडिया क्यों बैन कर दिया है, सभी को समस्याएं हो रही थी। ये जो सब में रीजन था वो ये था। हम आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से वहाँ पे रीजन था, हाँ जड़ वो थी, लेकिन मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है करप्शन। और स्थिति वहां पर इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि सुशीला कार्की जी को अंतरिम सरकार दे दी जाती है, उनको वहां पर सरकार की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो कि वहां पे चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं नेपाल में ही। दंगों में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया है, वहां पे डॉक्यूमेंट जो थे, जो भी हिस्ट्री शीट थी, चार्ट शीट थी, सब कुछ वहाँ जल गया है। और आप जान ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी डॉक्यूमेंट जलते हैं, कितनी बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। अगली बात, जो कैदी थे उसमें हजारों कैदियों को रिलीज कर दिया है, उसमें मुजरिम थे, सिद्ध हो चुके भी थे, सिद्ध नहीं हुए वो भी थे, सबको लेके रिहा कर दिया है। वो कैदी जाएंगे कहाँ, वीजा की समस्या है नहीं, कोई भारत भागेंगे, नेपाल में उतनी जगह है नहीं, कहीं ना कहीं आएंगे। भारत को इसका नुकसान ठीक ठाक हद तक होगा, और अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट है सब में, तो गारंटेड भारत को नुकसान कैसे किया जाए सोच लिया गया है। और अमेरिका तो रहता ही है पीछे, बोला जाए, लेकिन अमेरिका पीछे रहता है हर स्थिति में। अमेरिका की बात अब करते हैं, सब में इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से सांकेतिक रूप से इस समय हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है जितने भी वहाँ पे देशों को बर्बाद किया गया है अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले आप आइए जॉर्जिया में, 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन चलाया गया, एंटी रशिया ये रेवोल्यूशन था। यहाँ पर अमेरिका ने अपना आदमी बिठा दिया, वहाँ पर सरकार तबाह कर दी, मार दिया। उसके बाद सर्बिया में आ जाइए तो वहाँ पर बुलडोजर रेवोल्यूशन चलाया 2000 सन में, 2000 में। उसके बाद अब यूक्रेन में आ जाइए तो 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन चलाया, और वहाँ पर एंटी रशिया भी काम किया उन्होंने, और जो रेवोल्यूशन चला उसको 14 में भी उसने आग पकड़ी। 2011 में जो अरब रेवोल्यूशन था उसमें कितने सारे देश तबाह हुए हैं, भी मेरे पास लिस्ट है। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए लीबिया, मोहम्मद गद्दाफी करके वहाँ के नेता थे, उनको इन्होंने मरवा दिया, हटवा दिया वहाँ से। ट्यूनेशिया की सरकार को इन्होंने खत्म कर दिया, अपना आदमी बैठा दिया, अपने सपोर्ट वाला आदमी बैठा दिया। इजिप्ट में भी इन्होंने यही किया। साथ ही साथ सीरिया में बशर अल असद करके एक नेता थे, उनको भी इन्होंने इसी तरह कर दिया, और सब तबाह कर दिए। जितने भी देशों का मैंने नाम लिया पूरे देशों ने तबाह कर दिया, कुछ नहीं उधर राख के ढेर के अलावा, जैसे तैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यमन, यमन को भी इन्होंने खत्म कर दिया। मालदीव में भी स्थिति डोलम डोल है, वहां पर भी इन्होंने सरकार बदल दी, और इंडिया के सपोर्ट की सरकार भी उसको हटा के चाइना के सपोर्ट की सरकार मालदीव में आ गई है। पाकिस्तान में जो इमरान खान थे उनको भी इन्होंने हटवा के जेल में डाल दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया जेल में बहुत बुरी तरीके से। सपोर्टर तो नहीं थे, लेकिन वो आतंकवाद को उतना नहीं पसंद करते थे। मगर आसिम मुनीर को हम जान ही रहे, पाकिस्तान में जो भी आर्मी का चीफ रहता है हम सभी को हम जानते हैं, क्योंकि आर्मी का ही सब कुछ है पाकिस्तान में। और सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश और म्यांमार है, अभी करंट में ही हुआ है। इन सब जगहों को अमेरिका ने ही बर्बाद किया है अपने फायदे के लिए, और रीजन भी यही है कि अमेरिका सिर्फ अपना फायदा चाहता है। सब जगहों पर इन्होंने ऐसे ही किया। देखिए, अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऐप का फायदा होने की, अपना ऐप का फायदा होने की। टिकटॉक से मैंने बताया था, आपको नहीं पता पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो था। देखिए, जो फायदा होता है अपना ऐप होने का, वो तो अनेकों फायदे होते हैं, मैंने डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हमको ये भी चर्चा करना है कि जो ऐप्स हैं उनकी इंडिया में स्थिति क्या है। अमेरिका की जितनी भी चाल रही, मैंने आपको जो देश गिनाए, यमन तक, जो मिडिल एशिया के देश थे, बांग्लादेश, और यहाँ पर इधर की तरफ हमारे जो देश हैं,
बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, जिनको बर्बाद किया। नेपाल की बारी आ गई, श्रीलंका को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है लोन दे दे के। अब लोन दे के बर्बाद ऐसे करते हैं श्रीलंका को। उदाहरण अगर हम लें श्रीलंका का, तो मैंने अगर आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए मैं आपसे मांगूंगा उधार देने के बाद, लेकिन मैं आपसे अगर 500 मांग लूँ 100 के बदले में, तो आपको गुस्सा आएगा ना। लेकिन अगर मैं ताकतवर हूँ, आप कमजोर हैं, तो आप कैसे मानेंगे? फिर विवाद होगा। यही चाइना करता है, थोड़ा पैसा देता है और पैर फैलाता जाता है, अपने उल्टे सीधे हरकतें अपनी करता जाता है, और ज्यादा पैसा मांगता है, ज्यादा चीजें मांगता है, ज्यादा संसाधन मांगता है, और जो कमजोर देश होते हैं उनको अपने अंडर में ले लेता है। इनका के साथ यही हुआ। देखिए, जो एप्स होते हैं, एप्स के थ्रू पूरी दुनिया में कुछ भी इस समय अमेरिका कर सकता है, क्योंकि उनका डोमिनेंस है। ऐप्स जितने भी हैं आप देख लीजिए, जीमेल आप देख लीजिए, गूगल आप देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, सब कुछ अमेरिका का है। और अमेरिका के बगैर अब संभावनाएं ना के बराबर है कि कुछ भी संभावित हो इस दुनिया में इंटरनेट पे, क्योंकि सब कुछ अमेरिका के हाथ में है पूरी तरीके से। देखिए, और देशों की तरह केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका की चाल नहीं चली। अफगानिस्तान को भी उन्होंने तबाह कर दिया, पाकिस्तान तक वो यहाँ पहुंच चुके हैं, नेपाल तक वो पहुंच चुके हैं, वो श्रीलंका, म्यांमार सब बर्बाद कर ही चुके हैं, बांग्लादेश तक बर्बाद कर चुके हैं। भगवान की कृपा से इंडिया पर बचा हुआ है, लेकिन इसको बचाए रखने के लिए हम लोगों को जो हमारे इंडिया के नेतृत्व हैं और इंडिया का जो यूथ है, जो भी संभावित हो सके, जैसे जीमेल हो गया, बहुत सी चीजें जो एप्स वगैरह हैं, आत्मनिर्भर होना होगा। नहीं होते हैं तो संभावना है कि भारत में भी कुछ ना कुछ ऐसा संभावित है। ये लोग उस चीज का मौका देख ही रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, बाकी छोड़ेंगे किसी को भी। तो ये जो रीजंस थे, सारी चीजें थी, इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि क्यों नेपाल में ये सब हुआ और क्यों भारत में ये सब नहीं हुआ, और क्यों संभावनाएं कम है, और कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं। ये हमारे देश के नेतृत्व इस पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है वो उस चीज को तब तक बाहर नहीं निकालती जब तक केंद्र से प्रॉपर उनको नहीं बता दिया जाता है जानकारी के अभाव में। अब जब बताया जाएगा, जब पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर होंगे, तब हम इस चीज को लेकर मुक्त हो पाएंगे कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। संभावनाएं तब तक बनी हुई हैं, और तब तक आप भी आराम कीजिए। क्या होता है क्या नहीं होता हम सभी देखेंगे। तब तक आप सबसे विदाई लेता हूँ। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियोज अब कंटिन्यू आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।